कमरा शांत था, पर आग की ठंडी हवा ने पूरे माहौल को और भी शांतचित्त कर दिया था। सामने कुर्सी पर एक दूसरे को चेहरा दिखाए हुए वो चारों बैठे हुए थे। आसुना सोफे की कुर्सी पर पीछे की ओर टिकी हुई थी। उसने कहना शुरू किया। 17 दिसंबर के दिन जय और मैं जापान से वापस आ रहे थे। जापान में ही हमारे विंटर पब्लिकेशन का हेड ऑफिस है। इस बार भी हर साल की तरह हमारा पब्लिकेशन कॉमिक बुक्स के पब्लिकेशन में पहले स्थान पर आया था और उसी का जश्न मनाने के लिए हम वहां पर मौजूद थे। ऑफिस में सभी ने बहुत ही धूमधाम से हमारा स्वागत किया था और वो लोगों ने मिलकर जय के लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट तैयार की थी। आसुना के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने आंखें बंद की और सब कुछ जैसे मन में देखते हुए बताने लगी। जय ने कभी भी किसी पर बोझ नहीं डाला था, इसलिए सभी का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही प्रेम भरा था। उन लोगों ने जय और मेरी एक पुरानी फोटो को बहुत बड़ी बनवाकर ऑफिस के अंदर वाली दीवार पर लगवा दिया था। वो तस्वीर तब की थी जब जय विंटर में काम करता था और उसकी बदौलत पहली बार विंटर पब्लिकेशन को बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। उस तस्वीर में हम दोनों अपने सभी साथियों के साथ थे जो उस वक्त वहां पर काम करते थे। वैसे तो जय बहुत ही कम मुस्कुराता था, पर उस दिन मेरे लिए वो मुस्कुराया था। बहुत यादगार पल थे वो। कहते कहते आसुना के आंसू उसकी बंद आंखों से लुकते हुए गालों को तर करने लगे। उसकी आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द कि सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर ही उसे महसूस किया जा सकता था। अतुल और हिमांशु भी इसे महसूस कर रहे थे। हम 17 दिसंबर को दोपहर तक घर आ गए थे। जैसे ही घर पहुंचे तो जय ने नवल को फोन किया। नवल की जगह नित्या, नवल की वाइफ, ने फोन उठाया। उसने बताया कि अगर नवल से बात करनी है तो पहले अपना टीवी चालू करो। वो बहुत ही खुश लग रही थी, उसकी आवाज खिली हुई थी। हमने भी जल्दी से टीवी चालू किया तो टीवी पर जय भाषण दे रहा था। ये 2030 है, हम सभी जानते हैं, पर आप सभी को यह भी जान लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे खतरनाक आतंक क्या है। मैं आप सभी के उत्तर जानता हूँ, इसलिए खुद ही बता देता हूँ। कोई कहेगा आतंकवादी सबसे बड़ा आतंक है, कोई कहेगा कि परमाणु हथियार रखे देश एक आतंक है, और लोग तो यह तक कहते हैं कि जिसके पास ताकत है वह आतंक है। आप लोग सही भी है, पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंक ये तीनों नहीं है। वह कुछ ऐसा है जो हमारे आसपास है, हम उसके शिकार भी है। वो हर किसी की जिंदगी में आ सकता है और अगर खुल छोड़ दिया जाए तो सब कुछ सफाचर भी कर सकता है। दुनिया का वह सबसे बड़ा आतंक बीमारी है जो किसी को नहीं छोड़ती। उसके लिए आतंकवादी भी बराबर है और आम लोग भी। और इसी आतंक को कम करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे ड्रग पर काम करने शुरू किया है जो शरीर की इम्यूनिटी को किसी भी रोग से बचने में सक्षम होगा। यही नहीं, यह इलाज की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देगा, जिससे सभी को एक स्वस्थ शरीर प्राप्त हो सकेगा। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया का सबसे बड़ा आतंक हमारे सामने घुटने टेक देगा और हम फिर ये छोटे मोटे आतंकों की क्या बिसात जो हमें परेशान करे। जल्दी ही आप सभी को यह चमत्कार देखने को मिलेगा।
नवल ने उस दिन अपने सालों की मेहनत को दुनिया के सामने उजागर किया था और मैं बता नहीं सकती कि जय कितना खुश था। उछल उछल कर वह अपने दोस्त की कामयाबी की खुशियां मना रहा था। मुझे भी अपनी बाहों में भरकर काफी देर तक अपना चेहरा छुपाए रखा। फिर उसका फोन आया और नवल ने कहा कि वो कल एक छोटी सी पार्टी रख रहा है जहां पर सिर्फ हमारे परिवार और स्कूल के दोस्त होंगे। जय को भी यह आइडिया पसंद आया। उसने नवल से मिलने के लिए कहा पर उसने बताया कि आज प्रधानमंत्री के साथ उसकी बैठक है और उसके बाद उसे इस नए ड्रग को फाइनल टच देने के लिए काम करना है। जय उसकी बात मान गया। आसुना सांस भरने के लिए रुक गई। अतुल और हिमांशु बहुत ही ध्यान से आसुना को सुन रहे थे, पर जो कुछ उसने प्लान किया था वो हुआ ही नहीं। रात को 8 बजे नवल का फोन आया और उसने जल्दी से जय को अपनी लैब में बुलाया। उसकी आवाज सुनने के बाद जय बहुत परेशान हो गया और जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि नवल बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए वो उससे मिलने जा रहा है और जल्दी से वहां से निकल गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही पर कुछ वह वापस नहीं आया। उसका फोन बंद था, नवल का फोन बंद था। नित्या को फोन किया तो उसने बताया कि वो घर पर ही है और नवल लैब से अब तक वापस नहीं आया है। उसने बताया कि नवल ने उसे कहा कि वो जय के साथ ही लैब में है और वो दोनों रात भर वहीं रुकने वाले हैं तो फोन नहीं करे। मैं बात मान गई क्योंकि नवल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जब वो और जय बात कर रहे हो तो फोन के कारण कोई भी परेशानी हो। उसके बाद सुबह जब पुलिस मेरे घर आई तो मुझे झटका लग गया। उन्होंने बताया कि जय ने नवल का खून कर दिया है और उसे जेल में ले गए हैं। यह बताते बताते आसुना की आवाज तेज और गुस्से से भर गई। वह सीधी बैठ गई। ये लोग जानते नहीं थे कि वो क्या कह रहे हैं। जो जय नवल के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता था, उसने अपने जान से प्यार दोस्त का कत्ल कर दिया। सब बकवास थी। एसएसएसएसएस मीडिया, पुलिस और नवल की हत्या का गवाह, लैब का चौकीदार, सब बेमतलब की बात कहकर जय को गुनहगार घोषित कर रहे थे। मैंने निहारिका को फोन करके वाशी पुलिस स्टेशन बुला लिया जहां पर जय को कैद कर रखा था। मीडिया और पुलिस की भीड़ के बावजूद अतुल ने जय को सुरक्षित रखा था और मुझे उससे मिलने भी ले गया। मेरा जय, हाँ एसएसएसएस। बड़े मोती से आंसू आसुना की आंखों से झरने की तरह बहने लगे। बहुत ही दुख से उसका चेहरा भर गया, जैसे किसी ने कोई अंदरूनी घाव खोल दिया हो। उस सिसकियां भर के रोती रही, पर उन तीनों ने उसे चुप नहीं कराया। जब से जय गिरफ्तार हुए था तब से ही आसुना गुमसुम हो गई थी। कोई भी भाव उसके चेहरे पर नहीं आ रहे थे। जो भाव अब तक देखे थे वो सिर्फ एक मुखौटा था। असल में उसका सारा दुख उसके अंदर सिमटा हुआ था और आज इतने दिनों बाद वह सब आंसुओं के साथ बाहर आ रहा था तो कोई भी इसमें बादल नहीं बनना चाहता था, इसलिए तीनों अपनी जगह से नहीं हिले। आसुना ने जय की गिरफ्तारी के बाद से ही सारी भावनाओं को दबा कर रखा था और आज किसी प्रेशर कुकर की तरह उसने सब कुछ सीटी की तरह बाहर निकाल दिया था। उसे रोता हुआ देखकर, उसकी आवाज में पीड़ा को महसूस करते ही सभी का दिल दहल गया था। अतुल ने रोना रोकने के लिए अपने होंठ दांतों से काट लिए थे। निहारिका अपनी आंखों से निकल रहे आंसुओं को रुमाल से पोंछी जा रही थी, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। यहाँ
तक कि हिमांशु की सांसें भी तेज हो गई थी, जैसे अंदर से कोई ज्वालामुखी फटा जा रहा हो। वह भी अपने आंसुओं पर लगाम लगाए बैठा हुआ था, पर उसके चेहरे पर पीड़ा साफ देख रही थी। जय से मैंने बहुत पूछा तो तब जाकर उसने घबराते कांपते हुए मेरे हाथों को पकड़कर बताया कि जब वो वहाँ लैब में पहुँचा तो एक अजीब सी खुशबू वहाँ पर फैली हुई थी। सामने नवल बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नशा कर रखा था। इसलिए जब जय ने उससे पूछा कि क्या परेशानी है तो वह कहने लगा कि कोई वह फॉर्मूला उससे चुराना चाहता है और वो लोग उसे मारने की धमकी भी दे रहे थे। पर उसके इतने कहते ही जय को चक्कर से आने लगे। सब कुछ धुंधला दिखने लगा। किसी ने नवल को पीछे से लोहे की रॉड से मारा। नवल सामने जमीन पर गिर पड़ा। जय ने उस आदमी की जैकेट पकड़ ली। वो तीन थे। उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे। वो मास्क जो जहरीली गैसों से बचाव के लिए पहनते हैं, पर चेहरा वह देख नहीं पाया। उन बेरहमों ने जय के सामने ही नवल को टॉर्चर किया। जगह जगह एसिड डालकर उसे जलाया। उसकी चीखें वाहन पर गूंजती रही। जय बेहोश नहीं था, पर खुद को हिला नहीं पा रहा था। जब नवल पूरी तरह से बेचाल नहीं हो गया तब तक उसे टॉर्चर करके वो ड्रग मांगते रहे। और जब वो कुछ भी नहीं बोला तो उसके सर रॉड से पीट पीट कर फोड़ दिया और मार दिया और जय को फंसा दिया। फिर एक हफ्ते बाद वो लोग सीबीआई वाले जय को ले गए। हमें मिलने नहीं दिया। पता नहीं उन्होंने जय के साथ क्या किया, पर उन्होंने उस बेचारे को अपने दोस्त का अंतिम संस्कार भी नहीं देखने दिया। वो अपने दोस्त को देख भी नहीं पाया। वो उसे देखकर रो भी नहीं पाया। एस। आसुना के आंसू नहीं रुके। वह चीख चीख कर सब कुछ बता रही थी। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी और अब वो सिसकियां भरने लगी थी। नित्या ऊपर की सीढ़ियों पर बैठी हुई सब कुछ सुन रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भी अश्रु बहा रही थी। आसुना की बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर नित्या का दिल कचोटता रह गया। वो सीढ़ियों से दौड़ पड़ी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे से सालों बाद मिल रही हो। उसने आसुना को गले से लगा लिया। उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, ना जाने कब से इतना दर्द लेकर तुम चुप रही। समझ नहीं आता तुमने यह कैसे किया। जब तुम पहले खाने से झिझक रही थी तो लगा था कि कोई बात तुम्हें परेशान कर रही थी, पर जब तुम मुस्कुराई तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया। नित्या ने अपने आंसुओं को संभाला, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम सब ने तुम्हारा बोझ संभालने का फैसला किया है और अब तुम बिल्कुल अभी अकेली नहीं हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसुना के आंसू रुक गए, पर सिसकियां अभी भी चल रही थी। बस उसकी गति कम हो गई थी। नित्य ने अपनी कलाई से अपने आंसू पोंछे। मैं आसुना को जरा सुलाकर आती हूँ। वो आसुना को कंधे से पकड़कर खुद से सटाते हुए पास के कमरे में ले गई। आसुना का रोना देख अभी थोड़े सहमे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे जरूर, पर उन्होंने अपने आंसुओं को वापस खींच लिया। सब लोग चुप थे, शायद नित्या का इंतजार कर रहे थे। इस तरह की दिल को तड़पा देने वाली कहानी सुननी पड़ेगी, इसकी उम्मीद हिमांशु को बिल्कुल भी नहीं थी। हिमांशु ने भी उस दिन टीवी पर नवल का भाषण देखा था, जहां पर खुद प्रधानमंत्री उपस्थित थे। जरूर नवल और प्रधानमंत्री के बीच काफी बातें हुई होंगी।
इसलिए तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने मुझे यह केस सौंप दिया। हिमांशु के मन में यही बात आ रही थी। नित्या कमरे से बाहर आई। उसने दरवाजा लटका दिया। उसे अच्छी नींद की जरूरत है। मैंने उसे पानी पिलाकर सुला दिया है। नित्या आकर निहारिका के पास बैठ गई। आसुना की बात में रत्ती भर का भी झूठ नहीं है। मतलब कि नवल के केस को फिर से छानबीन की जरूरत है। यकीन नहीं होता हो इतना सब कुछ छुपाए बैठी थी। उसने किसी के भी सामने अपना मुंह नहीं खोला, ना सीबीआई के सामने न ही मीडिया के सामने। हिमांशु ने अपना काला चश्मा उतार कर जेब में रख लिया। वो जय से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर उसे जरा भी लगता कि हम भरोसे लायक नहीं है तो वह अपने दिल की भड़ास नहीं निकालती। गहरी सांस लेती निहारिका बोली, सच कहा तुमने। अतुल ने कहा, अब क्या करना है हिमांशु? क्या कोई प्लान है? सभी की नजरें हिमांशु पर ही गड़ी हुई थी। वो सभी एक संतोषजनक उत्तर चाहते थे और वो चाहते थे कि हिमांशु सही कदम ले। उस कमरे में बैठे हुए किसी को भी हिमांशु की काबिलियत पर जरा भी संदेह नहीं था, निहारिका को भी नहीं। मैं नवल के मर्डर और जय के केस दोनों को ही फिर से इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा। हिमांशु से सीधे जवाब दिया, यह केस आसान नहीं होने वाला। शायद नामुमकिन हो इसे कानूनी तरीके से सॉल्व करना, पर उसकी आवाज दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। पर मैं इस केस को सॉल्व भी करूंगा और नवल को न्याय भी दिलवाऊंगा। सभी के चेहरे उदास से संतुष्टि के भाव पर आ गए। वो लोग जानते थे कि हिमांशु कभी भी किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें भरोसा था कि हिमांशु जरूर सब कुछ ठीक कर देगा। इस सब में मुझे तुम सभी की मदद चाहिए। हालांकि मैंने अपनी टास्क फोर्स से कुछ बेहतरीन अफसरों को मुंबई बुला लिया है और अब तक तो उन्होंने मेरा पुराना बेस ठीक भी कर दिया होगा। हम अपना काम वहीं रहकर करेंगे। सभी ने हामी में सर हिलाया। वैसे मुझे लगता है जय के बारे में मुझे और भी ज्यादा जानने की जरूरत है। इसके लिए आसुना और तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हाँ, हम दोनों जितना हो सके पूरी मदद करेंगे, निहारिका ने जवाब दिया। मैं जरा चाय बनाकर लाती हूँ। नित्या उन लोगों की बात में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती थी। वैसे भी वो एक सामान्य घरेलू महिला थी। यार चाय मत पिला। इतनी गर्मी में मारने का इरादा है क्या? वैसे ही पूरा माहौल गर्म हो गया है। प्लीज एसएसएसएस जूस ले आना, हिमांशु ने रिक्वेस्ट की, जिस पर एक पल में सभी के चेहरे खिल उठे। ऐसे दुखी माहौल में काम थोड़े ही किया जा सकता था। हाँ, मैं जूस ही लेकर आती हूँ। नित्या आंखें मिचमिचाती हुई रसोई में चली गई। जहाँ तक मैंने सुना है जय बहुत ही अच्छा इंसान है। वो इस तरह के कदम उठा रहा है, मतलब उसकी सटक गई है। हिमांशु की आवाज में चिंता थी। जिस तरह से उसने कत्लेआम किया, वैसा करना किसी पहली बार जुर्म कर रहे मुजरिम की निशानी नहीं है। जय का कैरेक्टर बहुत ही रहस्यमय है। ओ हेलो, मेरा भाई कोई मुजरिम नहीं है। वो काम कर रहा है जो कानून को करना चाहिए था। निहारिका भड़क गई, उसके दांत किटकिटा गए। माफ करना निहारिका, पर मैं जज्बातों में बहकर केस सॉल्व नहीं कर सकता। मानता हूँ कि जय एक अच्छा इंसान हो सकता है, पर जैसे ही उसने कत्लेआम किया, वो ही एक मुजरिम बन गया। वैसे तो निहारिका की बात सही है, पर इस वक्त जज्बातों में रहकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता।
हिमांशु को उसके तरीके से काम करने देंगे तो सभी के लिए अच्छा होगा। अतुल की बात में हिमांशु के ऊपर उसका भरोसा झलक रहा था। नित्या इतनी ही देर में मैंगो जूस लेकर आ गई। कांच के गिलास में वह गर्मी को बुझा देने वाला अमृत था। सभी ने जूस ले लिया। तो अब क्या करने का इरादा है, हिमांशु? नित्या ने बैठते हुए पूछा। मुझे राजन और सीबीआई वालों पर भरोसा नहीं है। और कोई तो है जो जय के नाम से इस सब से छिप रहा है। हमें सब कुछ शुरुआत से पता करना होगा। तो शुरू हम नवल की लैब से करेंगे। अभी निहारिका कुछ कहने ही वाली थी कि हिमांशु का फोन बजा। उसने उठाया, देखा कि कोई मैसेज है। उसे पढ़ते ही उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। शाम होते ही निहारिका और आसुना मेरे साथ चलेंगी। वो मेरे साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। वो समझ नहीं न पा रहे थे कि हिमांशु क्या कह रहा है। तो तुम इन दोनों को लेकर कहाँ जाने वाले हो? अतुल ने पूछा। हमारे सीक्रेट बेस पर। उसकी मुस्कान देखने लायक थी।